हम अध्ययन कर रहे हैं माटी वाली पाठ। उसके पीछे जो प्रश्न अभ्यास दिया है पृष्ठ क्रमांक 49, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा के बारे में। प्रश्न एक है, ई, ईन और आइन प्रत्ययों का इस्तेमाल प्रायः स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। निम्न उदाहरणों को समझते हुए तालिका में निम्न प्रत्ययों से बने अन्य शब्द लिखिए। तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसान भी है और कठिन भी है। कई बार आसान होने के बाद हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय तो आप लोग जानते ही हैं, पूर्व के कक्षा में प्रत्यय आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्यय का अर्थ है वह शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगता है, पीछे लगता है। ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जब प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द का मूल शब्द का अर्थ भी अलग हो जाता है, भिन्न निकलता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ई प्रत्यय, इन प्रत्यय और आइन, ये तीनों जो प्रत्यय है इसका इस्तेमाल प्रायः हम स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए करते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो ई प्रत्यय लगाकर आपको 4-5 शब्द बनाना है। उदाहरण दिया यहाँ पर लड़की। ठीक है, तो जैसे लड़की में ई प्रत्यय लगा है, ल ड़ का में बड़ी मात्रा की, ई प्रत्यय आ रहा है। तो इसी के समान आपको 5 शब्द बना सकते हैं आप लोग, एकदम आसान है। बटकी, चुटकी, मटकी, चटकी, थपकी, धमकी, बड़की, ऐसे अनगिनत शब्द है, आप इसे लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं ईन प्रत्यय। तो ईन और आइन में बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए, इसको इन प्रत्यय से शब्द बना है मालकिन, उदाहरण के लिए दिया है। मालकिन के समान आपको 5 शब्द बनाना है। मालिक में इन प्रत्यय लगाने से क्या हो गया है, मालकिन हो गया है। तो इसी के समान और भी हम बना सकते हैं। जैसे धोबी में अगर हम इन प्रत्यय लगाते हैं क्या हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा। पुजारी में इन प्रत्यय लगाते हैं क्या हो जाएगा, पुजारिन हो जाएगा। लुहार में इन प्रत्यय लगाने से लुहारिन हो जाएगा। चमार में इन प्रत्यय लगाने से चमारिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अनेक शब्द इन प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। ये भी आसान है, लेकिन परीक्षा में ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। पिछले 17 बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं, आइए आइन प्रत्यय। तो आइन प्रत्यय से बना हुआ यहाँ शब्द दिया, उदाहरण दिया है पंडिताइन। पंडित में आइन प्रत्यय लगा दिया गया है, तो क्या बन गया, पंडिताइन। तो इसी के समान आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि चौधरी में अगर हम आइन प्रत्यय लगाते हैं क्या हो जाएगा, चौधराइन हो जाएगा। ठाकुर में अगर हम आइन प्रत्यय लगाते क्या हो जाएगा, ठाकुराइन हो जाएगा। ठीक है, पंडित में आइन प्रत्यय लगाते तो पंडिताइन यहाँ दिया ही है। ठीक है, नवाइन, ललाइन, बबुआइन, ऐसे अनेक प्रत्यय आप लगा सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसका अभ्यास अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में मुहावरा है, पाठ में आए निम्न मुहावरों के अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है दिल गवाही नहीं देता। तो दिल गवाही नहीं देना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है मन नहीं मानना। ठीक है, यहाँ पर देता है इसलिए आप लोग लिखेंगे मन नहीं मानता। ठीक है, तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पुरानी चीज़ों को बेचने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता है, या झूठ बोलने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता है। देखिए, मैं वाक्यों प्रयोग कर रहा हूँ, तो वाक्यों में प्रयोग जो मुहावरा है उसी को करते हैं, अर्थ को वाक्यों में प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि दिल गवाही नहीं देता है शब्द है, मुहावरा है, तो आपके वाक्यों में दिल गवाही नहीं देता ही आना चाहिए, ना कि मन नहीं मानता है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ख नंबर है मन महसूस कर रह जाना। मन महसूस कर रह जाना कर से क्या होता है, पछताना, पछतावा होना। तो कई बार हम पछताते हैं। समय पर वस्तु न मिलने पर मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। ये वाक्य आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और भी कोई भी दूसरे वाक्य भी आप बना सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, ग है कातर नजरों से देखना। कातर नजरों से देखना मतलब इस पाठ में पढ़े हैं, वाक्य आया है, मतलब बहु दयनीय दृष्टि से देखना।
कातर नजरों से देखना करता है दयनीय दृष्टि से देखना, कारुणिक दृष्टि से देखना। इस पाठ के अनुसार अब वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो आया है बुढ़ा माटी वाली को कातर नजरों से देख रहा था। ठीक है, दूसरे वाक्य लिख सकते हैं भिखारी मुझे कातर नजरों से देख रहा था। ठीक है, अगला है चेहरा खिल उठना। चेहरा खिल उठना मतलब प्रसन्न हो जाना, ठीक है, आनंदित हो जाना, दोनों लिख सकते हैं आप लोग। तो कब आनंदित होते हैं, कोई भी वाक्य आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, तो परीक्षा का उत्तम परिणाम देखकर मेरा चेहरा खिल उठा, लिख सकते हैं आप लोग। दोस्त से मिलने पर मेरा चेहरा खिल उठा, ये भी लिख सकते हैं। मां से मिलकर मेरा चेहरा खिल उठा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंग नंबर देखते हैं दिमाग चकराने लगना। तो दिमाग चकराने लगना मतलब क्या, परेशान होना, हताश होना। तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरा दिमाग चकराने लगा, लिख सकते हैं वाक्य। ठीक है, मार्ग में अनियंत्रित भीड़ देखकर दिमाग चकराने लगा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये मुहावरे हैं, इसका अभ्यास आप लोग कर लीजिए, परीक्षा में 1-2 मुहावरे आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से अभ्यास कर लीजिए और कॉपी में नोट भी कीजिए। प्रश्न 3 है निम्नांकित तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो 3 वाक्य पढ़ते हैं। मिट्टी से भरा एक कंटर, उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। आप पाएंगे कि इनके पढ़ने मात्र से ही इनका प्रचलित अर्थ आसानी से समझ में आता है। इसे शब्द की अभिधा शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शब्द शक्ति हम पूर्व के पाठ में और भी पढ़ चुके हैं। शब्द शक्ति आपको पता है, फिर भी यही थोड़ा सा और जानते हैं। ये शब्द शक्ति कुछ बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे। तो शब्द शक्ति का अर्थ है, देखिए शब्द में बहुत शक्ति होता है। शब्द कई बार एक ही होता है, लेकिन उसका अर्थ हम कई बार भिन्न भिन्न ढंग से उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो संदर्भ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार शब्द का अर्थ बदलते रहता है। ठीक है, अलग अलग अर्थ हम ग्रहण करते हैं। तो शब्दों के अर्थ को जिन रीतियों या नियमों से ग्रहण करते हैं उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शब्द और अर्थ में जो संबंध है वही शब्द शक्ति है। ये शब्द शक्ति की परिभाषा लिख सकते हैं। शब्द के अर्थ को जिन रीतियों या नियमों से ग्रहण करते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार में बताया था, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द के जिस अर्थ से सामान्य अर्थ या प्रचलित अर्थ, मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम रमेश है, तो इसका एक ही अर्थ है, मेरा नाम रमेश है, मुख्य अर्थ है, उसका और कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं, तो बाजार जा रहा हूं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे हम? अभिधा शब्द शक्ति। ऊपर अभी हम 3 जो वाक्य पढ़े हैं, ठीक है, ये 3 वाक्य है अब असा, इसका केवल एक ही अर्थ है, मिट्टी से भरा एक कंटर, मतलब कंटर में मिट्टी भरा है और कुछ दूसरा अर्थ नहीं है। उस काम को करने वाली वह अकेली है, उस काम को करने वाली अकेली है, कोई दूसरा अर्थ नहीं कर रहा है। उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, इसका भी एक ही अर्थ है कि माटी वाली अकेली ही पूरी टिहरी शहर में माटी बेचती थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी और नहीं था, दूसरा अर्थ इसका नहीं है। तो केवल सामान्य अर्थ का बोध हो रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग, तीनों जो वाक्य है इसमें केवल उसके मुख्य अर्थ या प्रचलित अर्थ का ही बोध हो रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। तो ऐसे वाक्य में जो अर्थ निहित होता है, जो शब्द में जो शक्ति होता है, उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति, जिससे केवल सामान्य अर्थ का ही बोध होता है। ठीक है, दूसरा शब्द शक्ति होता है लक्षणा शब्द शक्ति। अभी हम नीचे और पढ़ रहे हैं, नीचे देखिए 4 वाक्य हम पढ़ेंगे। ख ए वाक्य है, तो भूख तो अपने में एक साग होती है। अब इसे देखिए, भूख तो अपने में एक साग होती है, इसका सामान्य अर्थ हम ग्रहण नहीं कर सकते, इसमें और भी इससे संबंधित अर्थ है। इसका अर्थ बता रहा है कि जब भूख लगती है किसी व्यक्ति को, तो सब्जी क्या है ये मायने नहीं रखता, कोई भी सब्जी हो हम भोजन कर लेते हैं, यहाँ तक कि नमक मिर्च के साथ भी हम भोजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका संबंधित अर्थ क्या है? जब भूख लगती है
तो भूख ही एक प्रकार की सब्जी का काम करती है। ठीक है, तो संबंधित अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं है। व नंबर है वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। तो माटी का अर्थ यहाँ पर पंच तत्व से है। ठीक है, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था मतलब माटी वाली की जो पति बुढ़ा है वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, ये इसका अर्थ है। माटी को छोड़ना मतलब उसका शरीर पंच तत्व में लीन हो गया था। ठीक है, तो संबंधित अर्थ नहीं कर रहा है। स नंबर देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो शमशान तो जहाँ पर आदमी को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसे कहते हैं। लेकिन गरीब आदमी के घर को यहाँ पर क्या कहा गया है? शमशान कहा गया है, क्योंकि गरीब आदमी का जो घर होता है वह मुश्किलों का ही घर होता है, कठिनाइयों का ही घर होता है, सुख सुविधा का वहाँ अभाव होता है। तो संबंधित अर्थ यहाँ पर क्या है? गरीब आदमी का जो घर है वो शमशान के समान है। तो देखिए तीनों वाक्य का अर्थ केवल सामान्य अर्थ न होकर के और भी कुछ अर्थ निकल रहा है, संबंधित अर्थ निकल रहा है। जब इस प्रकार से अर्थ निकलता है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। शब्द के जिस अर्थ से सामान्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अर्थ का बोध होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए, उपयुक्त तीनों वाक्यों में साग, माटी और शमशान से तात्पर्य क्रमशः खाद्य सामग्री, पंचतत्व और पंचतत्व से बने शरीर और घर से है। मैं समझा चुका हूँ, सामान्य अर्थ इसमें नहीं है। इस प्रकार के जो अर्थ वाले शब्द वाक्य होते हैं वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। एक और शब्द शक्ति यहाँ पर इसका वर्णन नहीं है और उसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना, ये व्यंजना शब्द शक्ति भी जान लेते हैं। जब शब्द शक्ति पढ़ी है तो इसको पूरा कर लेते हैं। तो शब्द के जिस अर्थ से न तो सामान्य अर्थ का बोध होता है न तो संबंधित अर्थ का बोध होता है, बल्कि अलग अलग अन्य अर्थ प्रकट होता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य डूब गया, सूर्य डूब गया, इसका अर्थ सामान्य अर्थ, संबंधित अर्थ नहीं, बल्कि यहाँ पर अलग अलग अर्थ अलग अलग व्यक्ति ले सकता है। कोई मवेशी चराने वाले, गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति है, उसके लिए सूर्य डूब गया मतलब उसके लिए इसका अर्थ क्या नहीं कर रहा है कि मवेशियों को घर लाने का समय हो गया। गृहिणी जो होते हैं उसके लिए खाना बनाने का समय हो गया, रसोई में प्रवेश करने का समय हो गया, या पूजा करने का समय हो गया। कुछ लोगों के लिए घूमने जाने का समय हो गया। ऐसे अलग अलग अर्थ अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। जब इस प्रकार के अर्थ निकलता है तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। ठीक है, तो इस पाठ को पूरा कर लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिए। ठीक है।